साथियों, अपने 101वां क्वेश्चन है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी, जो उत्तराखंड में है, में अखिल भारतीय सेवाओं के आधारभूत प्रशिक्षण की गतिविधियां, यानी 3 प्रकार की सेवाओं के अधिकारियों को वहाँ फंडामेंटल ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें क्या क्या होते हैं आधारभूत प्रशिक्षण में? आधारभूत प्रशिक्षण के बाद जैसे पुलिस वालों को हैदराबाद भेज दिया जाता है, अलग अलग जो अपने विभाग की एकेडमी है वहाँ भेजा जाता है, लेकिन आधारभूत ट्रेनिंग उनकी एक ही जगह होती है। तो आधारभूत प्रशिक्षण में एक बिंदु आता है ग्रामीण भ्रमण, यानी अधिकारियों को गांवों का भ्रमण करवाया जाता है, विभिन्न संस्कृति गांवों का, जिससे वे भारतीय लोक जीवन से परिचित हों और उनके प्रशासनिक जीवन में ये अनुभव काम आए। दूसरा है ऊंचाई पर ट्रैकिंग करवाना, यानी पहाड़ी क्षेत्र में पैदल चलना। एक गतिविधि होती है होमी जहांगीर भाभा के ऊपर विशेष डिबेट यानी वाद विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित होती है। तो ये गतिविधियां वहाँ हैं। 102वां क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो मित्रों, इसका जवाब है यूपीएससी का सेवानिवृत्त होने वाला अध्यक्ष, या मान लीजिए अध्यक्ष पहले निवृत्त हो गया तो जो भी वरिष्ठतम सदस्य है वो नए अध्यक्ष को पदभार सौंपेगा। कई बार ऐसा होता है कि समय पर रिटायर तो हो जाते हैं यूपीएससी के चेयरमैन और नया अध्यक्ष सरकार नियुक्त नहीं करती, कई बार 2-3 महीने बाद नियुक्त करती है। तो जब कार्यवाही के वरिष्ठतम जो व्यक्ति होता है वो नए अध्यक्ष को शपथ दिलाएगा। यही आरपीएससी में या अन्य जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनका नियम है कि जो भी अध्यक्ष निवृत्त हो रहा है वो उसको शपथ दिलाएगा, और यदि वो पहले निवृत्त हो जाता है तो वरिष्ठतम सदस्य जो आयोग में काम कर रहा है वो आयोग के चेयरमैन को शपथ दिलाएगा। अब आयोग के अन्य सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो मित्रों, इसका जवाब है कि आयोग का चेयरमैन अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है। 103वां क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेदमी किस मंत्रालय के अधीन है? ये अपन चर्चा कर चुके हैं। यहाँ आईपीएस की ट्रेनिंग होती है और हैदराबाद में स्थित है। ये पहले ये राजस्थान में थी, लेकिन बहुत वर्ष पहले इसको हैदराबाद में ट्रांसफर कर दिया गया। ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। मित्रों, भारत के जो भी अर्धसैनिक बल हैं, कानून और व्यवस्था है, उसका जिम्मा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होता है, और राजस्थान की पुलिस और राजस्थान में कानून और व्यवस्था का जिम्मा राज्य के गृह विभाग के पास होता है। 104वां प्रश्न है, ये लोग जिला प्रशासन से संबंधित प्रश्न है। लखीना प्रतिवेदन किस जिले का है? ये एक आईएएस अधिकारी से संबंधित प्रतिवेदन है, लोक प्रशासन में बहुत फेमस है। ये अहमदनगर जिले का है लखीना प्रतिवेदन। फिर 105वां क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान निपा। आईआईपी अलग है और ये निपा अभी बना हुआ नहीं है। इसकी स्थापना की अनुशंसा की गई है, किसके द्वारा की गई? तो ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, मैंने शॉर्ट में लिखा है सेकंड एआरसी, यानी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। रिफॉर्म का अर्थ हो गया सुधार। 106वां प्रश्न है राष्ट्रीय अभिशासन संस्थान का सुझाव किसने दिया? ये भी द्वितीय एआरसी ने दिया। मित्रों, इस पेपर में एआरसी के कम से कम 10 क्वेश्चन आ गए सेकंड एआरसी से संबंधित। अभिशासन को थोड़ा ये कठिन शब्द है, लेकिन हिंदी में यदि इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो गुड गवर्नेंस, यानी गुड गवर्नेंस किसको कहते हैं कि जो समय पर सेवा दे, जिसमें कम से कम भ्रष्टाचार हो, जो नागरिक उन्मुखी हो, पारदर्शी हो, लोक कल्याणकारी हो। ये कई उसकी विशेषताएं हैं गुड गवर्नेंस की। 107वां क्वेश्चन है किसका सुझाव था कि कैग का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया जाए? तो मित्रों, यह था संविधान समीक्षा आयोग, जो न्यायमूर्ति वेंकटचलैया की अध्यक्षता में बनाया गया था। उस आयोग का क्लियर रिकमेंडेशन था कि इस कैग का कार्यकाल 6 वर्ष से
घटाकर 5 वर्ष कर दिया जाए। 108वां क्वेश्चन है, कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्राप्त करते समय उसकी पावती रसीद उस स्वयं कर्मचारी को मिलनी चाहिए। ये रिकमेंड भी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की है। तो आप द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग को बहुत गंभीरता से, गहनता से पढ़ेंगे, पुनः भी प्रश्न इस पर आएंगे। अब तक संविधान में 2 ही प्रशासनिक सुधार आयोग बने हैं। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बना था और दूसरा मनमोहन सिंह की सरकार में बना। ये जो वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन है, इसको ये प्रत्येक कर्मचारी की उसके जस्ट कंट्रोलिंग ऑफिसर जो ऊपर होता है उसके द्वारा भरी जाती है। कि जैसे अपने स्कूल में कोई टीचर है तो उसका जो गोपनीय रिपोर्ट है वो प्रिंसिपल के द्वारा भरी जाएगी, सीबीओ के पास जाएगी, सीबीओ डीओ को भेजेगा। इस प्रकार एक चैनल बना हुआ है इसका। और ये पदोन्नति के लिए भी अति आवश्यक होती हैं। इनके वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के बगैर पदोन्नतियां नहीं होगी। 109वां क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, देखिए कितना पूछा है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग पर। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी किस रिपोर्ट में अनुच्छेद 311 को समाप्त करने का सुझाव दिया। यानी अनुच्छेद 311 कर्मचारियों को एक मतलब संरक्षण देती है। तो इसने कहा था कि इसकी आड़ में ये भ्रष्टाचार करते हैं तो इस धारा को ही समाप्त कर दिया जाए। ये सुझाव दिया था द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट में। इसकी चौथी रिपोर्ट का शीर्षक था शासन में नैतिकता, यानी एथिक्स इन गवर्नेंस, यानी शासन में नैतिकता, यानी हर स्तर पर नैतिकता रहनी चाहिए। ये इसकी चौथी रिपोर्ट थी। 110वां प्रश्न है, गृह मंत्रालय के कार्य, यानी इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के कार्य पूछे गए। क्या क्या हैं? एक तो है कि केंद्र राज्य संबंधों को बनाए रखना, केंद्र राज्य में विवाद की स्थिति है तो उसको निपटाना, स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना, भारत की जेलों में सुधार करना, कानून और व्यवस्था पर कंट्रोल रखना, कहीं भी उपद्रव की स्थिति है तो वहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती का काम भी केंद्रीय गृह मंत्रालय करता है। भारत सरकार में प्रधानमंत्री के बाद यदि सबसे कोई इम्पोर्टेंट पद है तो वो गृह मंत्री का है। और मित्रों, आप वर्तमान गृह मंत्री को भी देख सकते हैं, पीछे के गृह मंत्रियों को भी देख सकते हैं कि सरकार में जो भी व्यक्ति सेकंड पोजीशन रखता है प्रधानमंत्री के बाद किसी पार्टी में, वो सबसे वरिष्ठ या मजबूत नेता है तो उसको गृह मंत्रालय दिया जाता है। इसके बाद 111वां क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग कैग के प्रतिवेदनों को संसद के दोनों सदनों में रखवाने में भूमिका निभाता है। तो वित्त मंत्रालय के भी कई भाग हैं, उनमें एक भाग है आर्थिक कार्य विभाग, एक राजस्व विभाग है। रेवेन्यू विभाग तो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन का, इनकम टैक्स का, अपने जीएसटी का ये कलेक्शन संग्रहण कार्य देखता है, जबकि आर्थिक कार्य विभाग है वो इस प्रकार की गतिविधियां करता है। तो वो कैग का जो प्रतिवेदन है वो संसद में रखवाने में सहयोग देता है। 112वां क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद कैग से अलग कब हुआ? यानी पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक ही हुआ करते थे, यानी जो महालेखाकार और कैग दोनों एक ही पद थे। 1976 में कैग और महालेखाकार को अलग कर दिया। अब महालेखाकार का कार्य है रिकॉर्ड रखना, जबकि इसका काम है रिकॉर्ड की जांच करना कैग का। तो दोनों अलग अलग पद हो गए। ये 1976 से अलग हुआ है, इस वर्ष को आप रट के रखें। 113वां क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में है? तो मित्रों, इसका जवाब अनुच्छेद 267(1) में भारत की आकस्मिक निधि का वर्णन है। अब इसमें आगामी क्वेश्चन है 114वां क्वेश्चन, जो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मित्रों, अभी तक 7 ही वेतन आयोग बने हैं। 7वां वेतन आयोग
16 में बना था। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर। ये राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। 5वां वेतन आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति एस रत्नावेल पांडियन। ये सारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेज होते हैं। 5वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रत्नावेल पांडियन। तो आप याद रखें कि पांडु कितने थे, 5 थे। तो 5वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए, पांडियन। याद रखें, पांडियन यानी पांडु याद रखें। तो आपके 5वां वेतन आयोग अच्छी तरीके से दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। 6ठे वेतन आयोग के अध्यक्ष थे BN श्री कृष्णा। और इसके अन्य जो सदस्य थे, ये 2006 में बना था। इसके अन्य सदस्य थे रविंद्र ढोलकिया, JS माथुर और सुषमा नाथ। 10 वर्ष से वेतन आयोग का गठन होता है, ये भी आप ध्यान रखें। कितने साल से, 10 वर्ष से। पहला वेतन आयोग भारत में बना था 1946 में और इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास वरदाचार्य। कौन थे, श्रीनिवास वरदाचार्य। 115वां क्वेश्चन है, भारत सरकार के अधिकांश विभागों में निष्पादन बजट किस वर्ष लागू हुआ। यह शुरू तो पहले हो गया था, लेकिन ज्यादातर विभागों ने इसको अडेप्ट किया 1977-78 से। यानी मोरारजी भाई की सरकार ने निष्पादन बजट यानी परफॉर्मेंस बजट को लागू किया था। जो पुराना बजट है इसको मित्रों लाइन आइटम बजट कहा जाता है, जबकि ये परफॉर्मेंस बेस्ड बजट होता है। इसमें देखा जाता है कि गत बजट में किसी विभाग की क्या परफॉर्मेंस रही थी, उसके आधार पर नया आवंटन होता है। एक शून्य आधारित बजट भी होता है, जिसमें पिछले आवंटन को शून्य मानते हुए वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए किया जाता है, वो शून्य आधारित बजट है। और ये परफॉर्मेंस बजट है, एक लाइन आइटम बजट है। तो बजट के भी कई प्रकार होते हैं। 116वां क्वेश्चन है, किसने IAS के लिए जनरल पर्पज शब्द काम में लिया था। यह है मित्रों इसका जवाब प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसके पहले अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। और मोरारजी देसाई केंद्र में मंत्री बनने के कारण रिजाइन कर गए और उनके स्थान पर के हनुमंतैया ने रिपोर्ट तैयार की। और के हनुमंतैया ने ही अध्यक्ष के रूप में फर्स्ट ARC की रिपोर्ट सरकार को सौंपी। तो उन्होंने IAS के लिए एक जनरल पर्पज यानी सामान्य उद्देश्य शब्द काम में लिया था। 117वां क्वेश्चन है, किसने बजट वर्ष जनवरी से दिसंबर करने का सुझाव दिया। तो यह है मित्रों 1985 में दिया था राजीव गांधी की सरकार को इसने सुझाव। वो व्यक्ति थे LK झा। LK झा भारत के बहुत बड़े अधिकारी थे उस समय वित्त मंत्रालय में। तो LK झा समिति ने यह कहा था कि जो बजट वर्ष हम अप्रैल से मार्च मनाते हैं उसको समाप्त करके जनवरी से दिसंबर किया जाए, लेकिन इस सुझाव को लागू नहीं किया गया। 118वां क्वेश्चन है, विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर आरोपित हो सकता है और न ही उसको संग्रहित किया जा सकता है। यानी न तो टैक्स लगाया जा सकता है और न ही टैक्स की उगाही हो सकती है। अनुच्छेद 265 में लिखा हुआ है। 118वां क्वेश्चन है, केंद्रीय नीति मौद्रिक नीति। मित्रों मौद्रिक नीति निर्माण में क्या क्या बिंदु ध्यान में रखे जाते हैं। तो पहला है कि करारोपण यानी टैक्सेशन को ध्यान में रखा जाता है। राजकोषीय व्यय नीति यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर को भी इसमें ध्यान रखा जाता है। लोक ऋण नीतियों को भी ध्यान में रखा जाता है। और मित्रों हमें यह भी ध्यान है कि मौद्रिक नीति का निर्माण भारत का रिजर्व बैंक करता है और साल में अब 4 बार मौद्रिक नीतियां बनती हैं। किसी समय 1 मौद्रिक नीति बना करती थी, फिर ये 2 साल में 2 किया गया और वर्तमान में 1 वर्ष में 4 बार नोट करने आप 4 बार मौद्रिक नीतियां बनती हैं। इनमें ब्याज दरों को तय किया जाता है, मुद्रास्फीति की स्थिति की भी समीक्षा होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है इसमें वर्तमान में 6 मेंबर होते हैं और इसका अध्यक्ष RBI का गवर्नर होता है। मोटा मोटी ये RBI की समिति है। और 120वां क्वेश्चन है, भारत में विकेंद्रीकरण का उदाहरण, श्रेष्ठ उदाहरण है मित्रों पंचायती राज। विकेंद्रीकरण होता है सत्ता को एक स्थान से हटा करके अन्य नीचे की ओर डाइवर्स कर देना। तो पंचायती राज इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। नगरीय संस्थाएं भी इसी का उदाहरण है। 121वां क्वेश्चन है, PSU यानी सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश क्या है। तो मित्रों पहले तो हम निवेश समझेंगे यानी इन्वेस्टमेंट क्या है और फिर समझेंगे हम डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश क्या है। इन्वेस्टमेंट तो वो होता है कि कोई व्यक्ति या सरकार कोई कार्य या कोई उपक्रम शुरू करती है तो उसमें जो राशि लगाती है उसको निवेश कहा जाता है और वो इक्विटी यानी शेयर्स में बांटी जाती है।
फिर सरकार के पास जितने शेयर होते हैं वो उनका कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को या ओपन मार्केट में जब बेचती है, और इसके बेचने के भी कई तरीके हैं, तो उस बेचने की प्रक्रिया का नाम है विनिवेश। विनिवेश के कई उद्देश्य होते हैं। एक तो सरकार के आर्थिक घाटे पर नियंत्रण होता है, और जो लाभदायक उपक्रम नहीं होते हैं उनमें घाटे को कंट्रोल करने की भी एक प्रक्रिया है, और जो बीमार उद्योग हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को बेचने की भी एक ये प्रक्रिया है। तो विनिवेश भारत में एक महत्वपूर्ण साधन है सरकार के लिए। अब मान लीजिए जैसे ज़्यादातर बैंकों में पहले 100% इक्विटी भारत सरकार के पास थी, लेकिन अब कई बैंकों में विनिवेश हो चुका है। तो विनिवेश के बाद किसी बैंक में 70% शेयर भारत सरकार के पास रह गए, सरकारी बैंकों की बात कर रहे हैं, और किसी बैंक के 60% है, तो कई बैंकों के 80% तक इक्विटी भारत सरकार के पास है। यानी किसी बैंक में 20% शेयरों का, किसी में 50% का विनिवेश हो चुका है। 3 साल पहले जब 2020 में कोरोना आ गया था, उससे थोड़ा पहले वर्तमान सरकार ने बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो एक महारत्न है उसके विनिवेश का भी प्रयास किया था। विश्व स्तर के 3 पार्टनरों ने बोलियां लगाई थी, लेकिन अंत में उन्होंने कदम वापस खींच लिए थे, इसलिए बीपीसीएल का विनिवेश नहीं हो पाया। वरना जो 51% से ज़्यादा इक्विटी है वो अन्य किसी कॉरपोरेट घराने के पास चली जाती और वो कंपनी पीएसयू से बदल करके निजी हो जाती। इसके बाद 122वां क्वेश्चन आता है, सरकारी क्षेत्र में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी। मित्रों, ये बहुत वर्षों से एक ही कंपनी बनी हुई है, उसका नाम है ओएनजीसी। ये ऑयल मार्केटिंग क्षेत्र में और ऑयल प्रोडक्शन दोनों क्षेत्रों में कार्यरत कर रही है, यानी ओएमसी भी है और प्रोड्यूसर भी है। ज्यादातर कंपनियां यही कर रही हैं कि वो प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग भी करती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो केवल प्रोडक्शन में है, जो भी रिफाइनरी है ना, जिनमें पास केवल रिफाइनरी है, और कई कंपनियां ऐसी हैं जो केवल मार्केटिंग करती हैं, यानी किसी से बने हुए माल को खरीद करके बेच देती हैं। ओएनजीसी मार्केटिंग यानी तेल का विक्रय और क्रूड की प्रोसेसिंग करके पेट्रोल डीजल इनका निर्माण भी करती है। तो ओएनजीसी भारत की सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। फिर आगे क्वेश्चन आता है 123वां की भारतीय रेलवे किस प्रकार का उद्यम है। तो मित्रों, यह एक विभागीय संगठन है। विभागीय संगठन इसलिए कहते हैं कि रेल एक विभाग है और रेलवे डिपार्टमेंट के अधीन ये रेल आती है। ये एक 100% व्यवसायिक उपक्रम है, लेकिन जिस प्रकार बैंक है, एलआईसी है, या भारत सरकार की जैसे भारत अर्थ मोर्स लिमिटेड है, भेल है, उस प्रकार की कंपनी नहीं होकर के ये थोड़ा अलग टाइप का विभाग है, विभागीय संगठन है, ये सीधा निगम नहीं है ये रेल। 124वां क्वेश्चन है, नीति आयोग के तहत भारत में स्टार्टअप हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। तो मित्रों, इसका जवाब है सेतु, SETU, सेतु। 125वां प्रश्न है, दास कमीशन 1963, खन्ना कमीशन 1967 और आयकर कमीशन का 1965 का संबंध किससे है। ये है भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच से संबंधित आयोग हैं। फिर 126वां क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे पहले लोकायुक्त बना। लोकायुक्त संस्था बनाने वाला पहला राज्य है मित्रों महाराष्ट्र, लेकिन लोकायुक्त कानून बनाने वाला पहला राज्य है उड़ीसा। इसके साथ आप यह भी याद रखें कि राजस्थान में लोकायुक्त संस्था कब बनी थी, 1973 में। कब बनी थी, 1973 में, जबकि भारत में लोकायुक्त बहुत बाद में बना है। लोकपाल कहते हैं केंद्र वाले को। और ये लोकायुक्त या लोकपाल की संस्थाएं हमने कहाँ से ली हैं मित्रों, ये सबसे पहले स्वीडन में बनाए गए थे। यानी इनमें जनता के कुछ नुमाइंदे होते हैं जो सरकारी भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश रखते हैं, जनता की शिकायतों का निवारण करते हैं। लोकपाल किससे लिया गया, ओम्बुड्समैन से, और ओम्बुड्समैन की व्यवस्था सबसे पहले स्वीडन में की गई थी। 127वां क्वेश्चन है, 1950 से पहले भारत में सर्विस ट्रेनिंग का कॉलेज कौन सा था। मित्रों,
जो भी अंग्रेज अधिकारी होते थे, कंपनी के अधिकारी होते थे, उनको कहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी आज़ादी से पहले? तो ये कॉलेज है फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में, और इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। ये फोर्ट विलियम कॉलेज, शॉर्ट में इसको अन्य नाम भी था जो ऑक्सफोर्ड कॉलेज भी इसको कहते थे। अब हम आगामी क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। वो क्वेश्चन अपना 128वां क्वेश्चन, बहुत ही गंभीरता से आप इन प्रश्नों को पढ़ें, दिल और दिमाग दोनों लगाए रखें। 128वां क्वेश्चन है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष, जैसे कोई मान लीजिए सीमेंट की बहुत बड़ी कंपनी है या निगम है, वो सारे संगठित क्षेत्र हैं। लेकिन ऐसे जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जिनके कर्मचारी या श्रमिक पीएफ वगैरह से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इसके ऊपर सरकार ने एक कमेटी आयोग गठित किया था असंगठित क्षेत्र के उद्यमों की जांच के लिए। उसके अध्यक्ष थे मित्रों अर्जुन सेन गुप्त। फिर इसमें 129वां प्रश्न आता है महारथन बनने की शर्तें। मित्रों, जो सरकारी उपक्रम है उनका विभाजन किया गया है। तो सबसे जो ज्यादा लाभ कमाने वाले टॉपर होते हैं उनको महारत्न कहते हैं। महारत्न से थोड़ा नीचे नवरत्न होते हैं, और फिर होते हैं मिनी रत्न। मिनी रत्न दो प्रकार के होते हैं, मिनी रत्न फर्स्ट और मिनी रत्न सेकंड। ये इनका क्लासिफिकेशन है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का। तो महारत्न बनने के लिए शर्तें क्या थी? उसका औसत वार्षिक 10,000 करोड़ शुद्ध संपत्ति वाला हो। दूसरा इसके लिए संपत्ति थी कि 3 वर्ष तक उसका औसत 20,000 करोड़ टर्नओवर रहा। तो मान लीजिए एक साल 10,000 टर्नओवर रह गया, अगले वर्ष उसका 30,000 हो गया, तो इनका एवरेज वो आ जाएगा, औसत होना चाहिए बस 3 साल का। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि पूर्व में नवरत्न हो, वो कंपनी बिना नवरत्न के महारत्न नहीं बन सकती। अब जैसे भेल है, गेल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, इंडियन ऑयल है, ओएनजीसी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है जो बिजली की लाइनें डालता है। ये सारे भारत सरकार के, एक ओएनजीसी है, ये महारत्न कंपनियां हैं, बहुत बड़ा लाभ कमाती हैं, और इनको बड़े बड़े निर्णय करने में सरकार की या संबंधित विभाग के मंत्री की आवश्यकता, स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। इनको एक तरीके से ऑटोनोमस स्टेटस मिल जाती है। अब मित्रों, ये पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन है, पब्लिक एड का भी है कि दबाव समूह के उदाहरण दीजिए। तो दबाव समूह का उदाहरण है, एक तो जो भी जातिगत संगठन होते हैं, जो भी श्रमिकों के संगठन है, जैसे एटेक है, भारतीय मजदूर संघ है, और व्यापारियों के संगठन जैसे फिक्की है, एसोचेम है, ये कई जो संगठन हैं, या छात्रों के जो संगठन हैं, वो सारे दबाव समूह के उदाहरण हैं। ये दबाव बना करके सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं और अपनी नीतियां या अपने लाभ के कार्य करवाते हैं। फिर 131वां क्वेश्चन है केंद्रीय सूचना आयोग। ये मिलान आया था कि संबंधित मंत्रालय का मिलान करें। तो मित्रों, केंद्रीय सूचना आयोग कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। सूचना और प्रसारण से इसका कोई संबंध नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग किसके अधीन है? कार्मिक मंत्रालय के अधीन। फिर आता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट का जो जितना भी काम है भारत में, कानून व्यवस्था का जितना भी काम है, वो सारा गृह मंत्रालय का है। फिर एक क्वेश्चन है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट। हमने कल भी इसकी चर्चा की थी। इनकी स्थापना 1985 में हुई थी, और किस अनुच्छेद के तहत? 323 कै के तहत। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन आते हैं। फिर है कि भारत का परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग क्या होता है? लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की पुनः सीमांकन का काम करता है। कि जैसे भारत में 2006 में हुआ था सीमांकन, हालांकि असम में अलग से 2023 में हुआ है। बाकी अभी यह प्रक्रिया शुरू है, और 2026 में निर्वाचन क्षेत्रों का, चाहे लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, इनका परिसीमन हो जाएगा। तो ये परिसीमन आयोग
किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो मित्रों इसका जवाब है कानून और न्याय मंत्रालय। क्या नाम है इसका? कानून और न्याय मंत्रालय। 132वां क्वेश्चन है, सतर्कता आयुक्त का चयन करने वाली समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसका जवाब है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष का नेता। ये मिलकर के एक कमेटी बनती है। वो कमेटी सतर्कता आयुक्त जो भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाता है, जिसको अंग्रेजी में विजिलेंस कमिश्नर कहते हैं, का चयन करती है कमेटी। 133वां क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में सूचना अधिकार के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी सूचना का अधिकार लागू किया जाए या नहीं, ये एक समिति वाजपेयी सरकार ने बनाई थी। उस समिति के अध्यक्ष थे HD शौरी। फिर 134वां क्वेश्चन है, लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मित्रों ये है लखनऊ। फिर 135वां क्वेश्चन है, लोक सेवाओं का संचालन केवल सामान्य अधिकारी करें, उनमें तकनीकी अधिकारी नहीं है, यह सुझाव MN वेंकटचलैया आयोग ने दिया था। यानी वेंकटचलैया आयोग जर्नलिस्ट के पक्ष में रहा है। फिर 136वां क्वेश्चन है मित्रों, सूचना लोक सेवाओं का संचालन, ये हमने कर लिया। 136वां क्वेश्चन है, सूचना आयोग स्वयं प्रेरणा से भी काम कर सकता है। इसमें कथन थे कि सत्य और असत्य, तो यह कथन सत्य है कि शिकायत से भी सूचना आयोग काम करता है, बिना शिकायत के खुद की प्रेरणा से भी ये एक्शन कर सकता है। 137वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति और उनकी हटाने की प्रक्रिया है। अविश्वास प्रस्ताव अनुच्छेद 75 के तहत लाया जाता है। 75 में मंत्रिमंडल बनता है और 75 में मंत्रिमंडल गिर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव, अब अविश्वास प्रस्ताव अनुच्छेद 75 में, लेकिन लोकसभा के नियम ये संविधान से अलग हैं। 138वां क्वेश्चन है, लोकसभा के नियम 198 में अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। मित्रों अविश्वास प्रस्ताव में 198(4) में लिखा हुआ है कि इसमें अंतिम दिन वोटिंग होगी चर्चा के बाद। तो वोटिंग का दिन अंतिम होता है, कई दिन इस पर चर्चा चलती है अविश्वास प्रस्ताव पर। और अविश्वास प्रस्ताव कोई भी मतलब लोकसभा का सदस्य ला सकता है, क्योंकि यह अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में आता है। सरकार का गठन लोकसभा से ही होता है। पहली सरकार जो अविश्वास प्रस्ताव से गिरी वो मित्रों भारत में मोरारजी देसाई की सरकार थी। बाद में वाजपेयी सरकार भी 2 बार अविश्वास से गिर चुकी है और भारत में अविश्वास प्रस्ताव कई बार आ चुका है। वर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आया था, लेकिन वो प्रस्ताव गिर गए। मनमोहन सिंह के खिलाफ भी कम्युनिस्ट पार्टी ने 2008 में अविश्वास प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो प्रस्ताव भी गिर गया। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से गिरने वाली सरकारें भी बहुत कम है। पहली सरकार थी मोरारजी भाई की, और विश्वास प्रस्ताव से वो सरकार गिरी। उसके बाद चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। फिर 139वां क्वेश्चन है, लोकपाल अधिनियम 2013 में कितने सदस्य होते हैं? तो मित्रों इसमें लोकपाल और 8 सदस्य होते हैं। कितने? एक लोकपाल प्लस 8 सदस्य, जो अलग अलग क्षेत्रों से, सामाजिक न्याय का भी इसमें आता है, कानून से संबंधित यानी कोर्ट से संबंधित व्यक्ति भी मेंबर होते हैं, दलित वर्ग से भी मेंबर लिए जाते हैं। तो ये 8 सदस्य होते हैं कुल। तो टोटल वैसे 9 हो गए, 1 + 8। फिर आता है नीति आयोग। नीति आयोग मित्रों कार्यकारी आदेश से बना है। ये सिर्फ मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से बना है, संसदीय का इसमें कोई रोल नहीं है। जैसे योजना आयोग बना था तो वो भी सरकार के कार्यकारी आदेश से बना, और उसका विघटन भी सरकार के कार्यकारी आदेश से हुआ। नीति आयोग के स्थान पर पहले योजना आयोग था, वर्तमान में नीति आयोग है। ये 1 जनवरी 2015 से काम कर रहा है। नीति आयोग का पूरा नाम भी आ सकता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी संक्रमणशील या परिवर्तनशील भारत के लिए एक संस्थान। 141वां क्वेश्चन है मित्रों, इसमें माइक्रो फाइनेंस यानी सूक्ष्म वित्त, छोटे छोटे गरीब लोगों का वित्त, उनसे कलेक्ट करना, उनको ऋण वितरित करना, ये अवधारणा बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने दी थी, और इस अवधारणा के लिए उनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ये याद रखें, माइक्रो फाइनेंस ये मोहम्मद यूनुस की देन है।
142वां क्वेश्चन था IRDA का गठन किस प्रक्रिया से हुआ, यानी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से बना या संसद के अधिनियम से बना। तो मित्रों IRDA जो बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण है वो संसद के अधिनियम द्वारा बना है। 143वां क्वेश्चन है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के कुल प्रतिवेदन कितने। देखिए ये पेपर लगभग घुमा है किसके ऊपर, सेकंड ARC के ऊपर। इसमें इसकी कुल 15 रिपोर्टें थी। 15वीं पहली रिपोर्ट मैंने आपको बताया था कि सूचना के अधिकार से संबंधित थी। 15वीं और अंतिम रिपोर्ट थी जिला और राज्य प्रशासन से संबंधित। इसमें 144वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये नई शिक्षा नीति बन गई है 2020 में। मित्रों शिक्षा नीति भारत में अब तक 3 बनी है। पहली बनी थी 1968 में, दूसरी बनी 1986 में और अब तीसरी वर्तमान सरकार ने बनाई है ये 2020 में बनी है। इसका आयु वर्ग है 3 से 18 वर्ष, यानी स्कूली शिक्षा में 18 वर्ष से बड़े बच्चे को प्रवेश नहीं मिलेगा और 3 वर्ष से छोटे बच्चे को प्रवेश नहीं मिलेगा। पहले ये 6 से 14 आयु वर्ग था, इसको हटा करके 3 से 18 कर दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है ये। 145वां क्वेश्चन है मजदूर किसान शक्ति संगठन। ये अरुणा राय का संगठन है, अजमेर जिले की तिलोनिया में इसका मुख्यालय है। ये एक सिविल सोसाइटी यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO। अरुणा राय मित्रों IAS अधिकारी हुआ करती थी। इसने गरीबों की आवाज को उठाने के लिए IAS के पद से त्यागपत्र दे दिया और लगातार गरीबों के पक्ष में संघर्ष कर रही है। भारत में जो सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ है उसके लिए सबसे पहला संघर्ष किसी ने किया तो वो नाम है अरुणा राय। अरुणा राय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। 146वां क्वेश्चन है समाज कल्याण मंडल के क्या क्या कार्य हैं। तो इसके कार्य है मित्रों छात्रावासों का निर्माण। हम देखते हैं हर जगह कहते हैं ये समाज कल्याण का छात्रावास है। और संबंधित वर्गों को ट्रेनिंग प्रदान करना, किसी रोजगार की ट्रेनिंग देना और समाज कल्याण में लगी हुई विभिन्न संस्थाओं को अनुदान देना। इसके बाद आता है मित्रों भारत में सूचना तकनीकी कानून कब बना। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बना था। किस वर्ष में? वर्ष 2000 में। और साइबर क्राइम भी सूचना तकनीकी कानून में कुछ परिभाषित हुए थे। बाद में इनमें पुनः संशोधन हुआ। साइबर क्राइम अमेंडमेंट एक्ट यानी साइबर क्राइम संशोधन एक्ट है वो 2008 में बना। इसके बाद मित्रों थोड़े और क्वेश्चन बचे हैं वो हम कर रहे हैं कि 148वां क्वेश्चन है कि भारत में नागरिक अधिकार पत्रों के निर्माण और उनके संचालन और कार्यान्वयन के कार्य को निम्नांक से किससे संबंध किया गया था। इसका जवाब है मित्रों प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जो है वो सिटीजन चार्टरों के ऊपर काम करता है। संसद में लोकपाल और लोकायुक्त बिल को क्रम से प्रस्तुतिकरण और पारित होने की अवधि। देखिए लोकपाल बिल अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद जो दिल्ली में हुआ था लंबा टाइम, हालांकि ये कई बार लोकसभा में पहले पेश हो चुका, राज्यसभा में भी हुआ, लेकिन ये संसद से पारित नहीं हुआ। अंत में ये बहुत बड़े आंदोलन के बाद 2011 में संसद में रखा गया था मनमोहन सिंह सरकार के समय और 2013 में ये पारित हुआ और अधिनियम बन गया। अब तक भारत में 2 ही लोकपाल बने हैं, पहले PC घोष थे और अब वर्तमान में 1 महीने से काम कर रहे हैं न्यायमूर्ति खानविलकर। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है 150वां, ये अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है कि वित्तीय कार्यवाही बल के बारे में सही कथन कौन से हैं। तो ये भारत वित्तीय कार्यवाही दल का पूर्ण सदस्य है, ये मित्रों सही है। और भारत जून 2010 में इसका पूर्ण सदस्य बना था। भारत इसका 34वां सदस्य था, याद रखें कौन सा सदस्य था, 34वां। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं काम करती हैं, जो आतंकवादी संगठन आतंकवादियों को अर्थ मुहैया कराते हैं उनके ऊपर रोक लगाने का काम भी करता है, काले धन को रोकने का काम भी करता है। तो वित्तीय कार्यवाही बल FATF काले धन को वैध बनाने में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है, आतंकवाद को आर्थिक सहयोग देने के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करता है और उनको सहयोग भी देता है। भारत 2010 में इसका पूर्ण सदस्य बना था, ये मित्रों सही है। इसकी सदस्य संख्या उस समय जो पूछी वो गलत थी, वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है 37।
कितनी है 37। और भारत इसका वित्तीय कार्यवाही बल का सदस्य कब बना, यह जून 2010 में। और इस संस्था का गठन कब हुआ, गठन का वर्ष है मित्रों 1989 1989। और इसका मुख्यालय पेरिस में है। कहाँ है इसका मुख्यालय, पेरिस में। और इसके बारे में थोड़ी सी हम और विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। वित्तीय कार्यवाही कार्यदल एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संस्था है जो काले धन को वैध बनाने यानी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने से संबंधित नीतियां बनाती है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। 2001 में इसका कार्य क्षेत्र विस्तार किया गया और आतंकवाद को धन मुहैया कराने वालों के विरुद्ध भी इसकी नीतियां बनाई गई थी। इसका मुख्यालय मित्रों पेरिस में है। फिर इसकी वर्तमान जो सदस्य संख्या है इसको आप याद कर लें, वो है 37। धन्यवाद।